करते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो देखिए यातायात तो निश्चित तौर पर यहां पर था, और यह आपको कैसे पता पड़ता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और एक नगरीय सभ्यता का आधार होता है व्यापार। एक अर्बन सिविलाइजेशन का जो नींव होती है वो ट्रेड होता है दोस्तों, और व्यापार के लिए यह बहुत जरूरी है कि परिवहन का विकास हुआ हो, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ हो। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में आपको दो प्रकार के साधन देखने के लिए मिलते हैं, या दो प्रकार के परिवहन माध्यम देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। पहला जो माध्यम है वो बड़ा ही कॉमन माध्यम है, इसको स्थल का माध्यम कहा जाता है, इसको लैंड कहा जाता है। और स्थल के में बैलगाड़ी की सहायता ली जाती थी। किसकी सहायता ली जाती थी? बैलगाड़ी की सहायता ली जाती थी। और साथ ही साथ दोस्तों भैंस गाड़ी की सहायता भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी के द्वारा स्थल पर परिवहन किया जाता था। यह पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, सेकेंड पॉइंट जो यहां आपको याद रखना है, यह तो हो गया कि भैया बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का उपयोग आप स्थल के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ यह बहुत बड़ी बात है कि यहां पर जल परिवहन भी था, यहां पर वाटर नेविगेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो बड़े बड़े जहाजों के द्वारा किया जाता था। तो सवाल यह आता है कि सर अगर जल के द्वारा परिवहन किया जा रहा है, अगर वाटर नेविगेशन यहां पर किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहां बंदरगाह भी हुआ होगा, निश्चित तौर पर यहां पर पोर्ट भी होंगे। तो याद रखना दोस्तों, लोथल वाले इलाके से, जो लोथल वाला इलाका है जो गुजरात में आपको देखने मिलेगा, यहां आपको एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है, यहां आपको एक बहुत बड़ा पोर्ट मिला है। तो देखिए जल परिवहन भी यहां पर है, वाटर नेविगेशन भी देखने के लिए मिलेगा, और स्थल परिवहन भी दोस्तों आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यातायात लोथल और सुतकोटदा से आपको बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, यह भी गुजरात वाले इलाके में है। बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी का उपयोग किया जाता था। अब हम समाज के बारे में बात करते हैं, अब हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए समाज के बारे में पहला जो पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं अलग से। समाज के बारे में दोस्तों जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। मैट्रिआर्कल एक ये सोसाइटी थी। अब सर मात्र सत्तात्मक समाज था, ये हमें कैसे पता चला? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां पाई गई हैं उसमें मातृका देवी की मूर्तियां भी शामिल हैं, उसमें गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के जो आइडल है वो शामिल हैं। तो उन्हीं के आधार पर यह कहा गया है कि यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था। मेरे दोस्त, मात्र सत्तात्मक समाज का मतलब होता है एक ऐसा समाज जहां पर निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं के पास होती है, और पितृसत्तात्मक समाज का मतलब होता है जहां निर्णय लेने की जो शक्ति है वो पुरुष के पास होती है। शायद इंडस वैली सोसाइटी वो आखिरी सोसाइटी थी जहां पर निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं के पास थी, क्योंकि उसके बाद जो समाज आया, आज भी जो समाज हम देख रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली पैट्रियार्कल सोसाइटी आपको देखने मिलेगी, पितृसत्तात्मक समाज देखने मिलेगा। देखिए हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां पर दोनों में बैलेंस हो, ना पितृसत्तात्मक हो ना मातृ सत्तात्मक हो, दोनों को इक्वल राइट्स मिले। इंडिया में विमेन को, भारत में महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए, उनको वोटिंग का राइट है। महिलाओं को दोस्तों वोटिंग के अलावा आप देखें तो रिजर्वेशन भी दिया गया है, जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पर, और हर जगह से उनको बढ़ावा मिला है। अब जो विमेन की डिमांड है वो इक्वालिटी चाहती है सोसाइटी में, समाज में भी हमें समानता देना होगा, तभी जाकर के हमारा समाज क्या होगा दोस्तों? बैलेंस होगा। तो शायद ये मात्र सत्तात्मक समाज था। दूसरी बात लेकिन जो आपको देखने के लिए मिलती है कि इस समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसी चीजें प्रचलित थी। यहां पर आपको देखने मिलेगा कि कर्टन सिस्टम भी चल रहा है, और प्रोस्टिट्यूशन भी आपको इंडस वैली की सोसाइटी में देखने के लिए मिलेगा। और मोहनजोदड़ो से आपको एक कांसे की, ये याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। तो ये कई बार पूछा जाता है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहां से मिली है, एक आपको ब्रॉन्ज स्टैचू डांसर का कहां से मिला है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो स्टैचू है ये आपको मोहनजोदड़ो वाले इलाके से मिला है, जो अब लरकाना पाकिस्तान में आता है। तो ये समाज के बारे में बातें थी, आई विश आपको याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और अब डिस्कस करते हैं हम जीवन शैली के बारे में। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, इनकी जीवन शैली कैसी थी। तो आइए करके बात करते हैं। तो देखिए जो पहला पॉइंट है कि लोथल और चन्हूदड़ो, लोथल और चन्हूदड़ो इन इलाके से आपको मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके क्या होते थे? मोती प्रकार की चीज है, मनके पहना करते थे लोग उस समय पर। आप जानते हैं श्रृंगार का जो एक श्रृंगार है उसका बहुत महत्व रहा है शुरू से ही भारत में। पुराने जमाने में स्त्री और पुरुष दोनों कानों में भी बाली पहनते थे, ओके, गले में भी पहनते थे, पर आगे जाकर के वो चीजें लिमिटेड होती गई, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व रहा है जो हमको इंडस वैली में भी देखने के लिए मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल और चन्हूदड़ो में मनके बनाने का कारखाना आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों
यहां आपको याद रखना है कि यहां के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, कॉटन और वुलन क्लॉथ का उपयोग करते थे। तीसरी चीज, मनोरंजन के लिए ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए पासा और शिकार का उपयोग करते थे, तो स्पोर्ट भी एक प्रकार से थे, आप कह सकते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों, डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग भी गांव से हैं तो मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे दोस्तों, तो हमारे गांव में काले रंग के बर्तन आया करते थे और उन पर लाल लाल रंग से कुछ लिख दिया जाता था, एंड दे वर अमेजिंग। और आपको यह भी याद होगा कि कहा जाता था कि जो काले रंग के बर्तन होते हैं उनमें पानी ज्यादा ठंडा होता है, तो हम लोग हमेशा उसी की डिमांड करते थे कि काले रंग वाला जो मटका है वो बेहतर रहेगा, और उनके ऊपर अलग अलग डिजाइन बनी होती थी। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली वो मटके कम देखने के लिए मिलते हैं, पर देवर प्रिटी फेमस। तो शुरू से ये भारत में चल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से आपको ये बर्तन देखने के लिए मिलेंगे जिनके ऊपर कोई डिजाइन होती थी या कुछ बना होता था, तो ये भी आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। अगला जो पॉइंट आपको यहां याद रखना है, मिठाई के लिए दोस्तों, मिठाई के लिए ये शहद का इस्तेमाल करते थे, हनी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, डेयरी मिल्क के हिसाब से हमें खाने के बाद डेयरी मिल्क खानी चाहिए, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, लेकिन ये लोग शहद का इस्तेमाल करते थे, हनी का इस्तेमाल किया जाता था। और एक और बात दोस्तों, पूरे के पूरे समाज में आपको तलवार देखने के लिए नहीं मिलती, नो एविडेंस ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का कोई भी तलवार का आपको प्रमाण देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस समाज में तलवार नहीं है तो निश्चित तौर पर यहां पर झगड़े नहीं हुआ करते होंगे, और होते भी थे तो उनको आपसी सहमति से सुलझाया जाता था, और यह एक शांतिपूर्ण समाज है। कई बार मैं सोचता हूं कि जब ये मानव नाम की जो प्रजाति है जिसमें हम सब आते हैं दोस्तों, जब ये ह्यूमन नाम की स्पीसीज खत्म हो जाएंगी और जब कोई नई प्रजाति पृथ्वी पर आएगी और जब वो हमारे एविडेंस को खोजेगी तो उसे हथियारों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमने डिस्ट्रक्शन के इतने मीन्स बना दिए हैं कि लगता है कि हमारे समाज के बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि यह सबसे ज्यादा असभ्य प्रकार की शायद एक प्रजाति थी जहां पर बहुत सारी अशांति ही अशांति, हिंसा ही हिंसा आपको देखने के लिए मिलेगी। पर इंडस वैली में जहां पर आपको तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं उसके बारे में आप कह सकते हैं कि यह एक शांतिपूर्ण समाज था। इट वॉज अ पीसफुल लविंग सोसाइटी और पीस लविंग सोसाइटी। ओके, तो ये बातें आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब डिस्कस करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड के बारे में। तो देखो, एक बात तो आप सभी जान रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यह एक नगरीय सभ्यता है। इट इज एन अर्बन ऑर्गेनाइजेशन। और नगर क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों, अर्बन इलाके क्यों बनाए जाते हैं? तो नगरों का विकास किया जाता है सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए। ठीक है, जैसे आज हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव से दोस्तों हम अक्सर दमोह आते थे। क्यों आते थे? कि भैया अपनी फसल हम यहां पर लेकर के आएंगे, अपनी क्रॉप हम यहां पर लेकर के आएंगे और यहां से दिवाली के लिए कपड़े खरीदने जाएंगे या फिर होली का सामान ले जाएंगे, ये सारी चीजें। और यहां से फिर व्यापार दूसरे इलाकों में होता था। तो ये बात तो तय है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, यहां पर व्यापार बहुत उच्च कोटि का था। यहां पर जो ट्रेड है वो बहुत हाई लेवल का हुआ करता था। और व्यापार दो तरीकों से होता था दोस्तों, जो यहां पर ट्रेड है वो दो तरीकों से होता था। एक यहां पर होता था अंतर राज्यीय व्यापार। एक क्या होता था? अंतरराज्यीय व्यापार होता था। एक यहां पर आपको देखने मिलेगा इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट है दोस्तों, मतलब दो राज्यों के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा स्थान थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुत कांगेडोर, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, रोपण, ठीक है, उसके नीचे बनावली, आलमगीरपुर, तो इन सभी राज्यों के बीच में व्यापार होता था। इंटर स्टेट ट्रेड यहां पर बहुत ज्यादा चलता था। और दूसरा, ना सिर्फ यहां पर इंटर स्टेट ट्रेड था बल्कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था, बल्कि यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड भी आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। अब जिस समय पर भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसी समय पर दोस्तों आपको याद रखना है कि ईरान और इराक वाले इलाके में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी और मिस्र वाले इलाके में इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। तो इनके बीच में ट्रेड हुआ करता था, इनके बीच में व्यापार हुआ करता था। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार का व्यापार आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। और व्यापार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप किस माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। तो मोहरों का उपयोग किया जाता था, सील का उपयोग किया जाता था। और मापन की इकाई 16 के अनुपात में थी, 16 के रेशो में मापन की इकाई होती थी। जैसे हमारे यहां पर दशमलव में होती है, 10 के हिसाब से होती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये 16 के अनुपात में होती थी, 16 के रेशो में आपको देखने के लिए मिलती है। और विदेशी व्यापार में ये बस पढ़ लेंगे घर पे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लोग तांबा है ये खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाते थे। चांदी जो है वो अफगानिस्तान से आती थी। सोना जो है वो कर्नाटक से आता था। टिन जो है वो अफगानिस्तान ईरान से आता था। लाजवर्त मणि है वो मेसोपोटामिया से आती थी। और सीसा जो है वो ईरान वाले इलाके से आता था। इसको घर पे एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्यापार भी हो गया दोस्तों, ट्रेड की भी हमने यहां पर बात कर ली। अब हम जरा गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, अब जरा हम शासन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्टोरियन सिविलाइजेशन है, तो यहां पर स्पष्ट जानकारी का अभाव है, यहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई क्लियर इंफॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलती है, स्पष्ट जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है। लेकिन इंडस वैली के प्रशासन के बारे में यह कहा जाता है कि देखिए साहब, चूंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और यहां पर बड़े स्तर पर व्यापार होता था, तो निश्चित सी बात है यहां बड़े बड़े व्यापारी रहे होंगे, और यही जो बड़े बड़े व्यापारी हैं संभवतः, याद रखना ये शब्द, संभवतः यही शासन कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही यहां पर रूल कर रहे होंगे। तो शासन के बारे में कहा जाता है कि संभवतः वणिक वर्ग ही यहां पर शासन कर रहा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की सारी विशेषताएं खत्म होती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी विशेषताएं हमने यहां पर खत्म कर ली। आइए कुछ और तथ्य जानते हैं और इस टॉपिक को दोस्तों हम यहां पर खत्म करते हैं। देखिए, एक तथ्य यह है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। प्रोबेबली द मोस्ट एफिशिएंट कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फ्लड। अब देखिए दोस्तों, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके डिक्लाइन के बारे में, इसके पतन के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा कि यहां पर बाढ़ आ गई थी, किसी ने कहा कि यहां पर आर्यों ने आक्रमण करा था, और किसी ने अलग अलग तर्क दिए। लेकिन अभी अभी जो रिसर्च हुई है, हालिया रिसर्च ये बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन। सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों? सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन, सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। इसको समझ देना, ध्यान दें। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि बहुत ज्यादा होती थी, यहां पर एग्रीकल्चर बहुत होता था, और सिंधु नदी के इलाके में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, यहां पर एक घना जंगल पाया जाता था, एक डेंस फॉरेस्ट पाया जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए संभवतः इन वनों को काट दिया। अब जैसे ही दोस्तों यहां पर वन कट गए, तो जैसे ही वन कट जाते हैं तो उसके कारण जो मिट्टी है उसमें दो चीजें होने लगती हैं, जो सॉइल है उसमें दो चीजें होने लगती हैं। पहली जो चीज है, एक तो इसका अपरदन शुरू हो जाता है, एक तो इसका इरोजन शुरू हो जाता है, और दूसरी जो चीज होती है, यहां पर लगातार लवणता बढ़ने लगती है, लगातार यहां पर सैलिनिटी इंक्रीज होती है, और इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है उत्पादकता में कमी आती है, प्रोडक्शन में कमी आती है। तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी यही हुआ होगा। वहां पर जो कृषि है, याद रखना, किसी भी सभ्यता की, आज पूरी दुनिया में आप चली जाइए, हर सभ्यता का जो मूल है, जो बेस है, वो एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है। अगर कृषि नहीं होगी तो किसी भी सभ्यता में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एग्रीकल्चर का लॉस हुआ होगा। जैसे ही एग्रीकल्चर का लॉस हुआ होगा तो लोग नगर जाना बंद कर देंगे, शहरों से व्यापार कम हो जाएगा, और अगर शहरों से व्यापार कम हो जाएगा तो फिर शहर खत्म हो जाएंगे, और शहर खत्म हो जाएंगे तो सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी। 2 मिनट इसको भारत पर अप्लाई कीजिए। इंडिया में अगर किसानों के पास पैसा नहीं रहेगा दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर के पास पैसा नहीं रहेगा, तो वो परचेसिंग पावर उनकी कम हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे, और अगर वो कुछ भी नहीं खरीदेंगे तो मांग और आपूर्ति का चक्र खराब हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई का पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा, और सभ्यता का सिविलाइजेशन यहां पर एंड हो जाएगी। तो ये चीजें दोस्तों इस प्रकार से आपको याद रखनी कि जलवायु परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कारण था। एक तथ्य यह है कि एक पिग्गट नाम के इतिहासकार थे, एक पिग्गट नाम के इतिहासकार थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ट्विन कैपिटल कहा है। तो पिग्गट साहब ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, और सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो, भारत में राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो आपको यहां पर याद रखना है। तो ये हो गई दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर खत्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर खत्म। लेकिन यहां मैंने इस टॉपिक को खत्म नहीं किया है, उसका एक कारण समझिए। देखिए, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था और मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो एक ही चीज है जो हम बार बार भूल जाते हैं, और जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आती है। वो पूछता है कि कौन सी चीज आपको कहां से मिली। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली, दाढ़ी वाले पुरोहित का प्रमाण कहां से मिला, ठीक है, शवों को जलाने का प्रमाण कहां से मिला, ये सारी चीजें वो बार बार आपसे पूछता है मेरे दोस्त। तो यहां मैंने लूसेंट से बाहर जाकर के एक लिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है, और उस लिस्ट में जगह का नाम है, और वहां से जो जो साक्ष्य मिले हैं उनका नाम है। तो आई विश यहां पर थोड़ी सी आपकी मदद हो जाएगी। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये मोहनजोदड़ो वाला इलाका है, तो मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, मोंड ऑफ द डेड कहा जाता है, जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में आता है। तो यहां से आपको सबसे बड़ा अन्नागार मिला है,
स्नानागार मिला है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, नृत्यकी की कांसे की मूर्ति मिली है, शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं और दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य मिला है। वहीं हड़प्पा में एक श्रृंगी पशु वाली मोहर मिली है और मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। एक सिंह वाला वही है, ये जो आपको मोहनजोदड़ो मूवी में देखने के लिए मिलेगा। फिर दोस्तों आगे बढ़े तो कालीबंगा से आपको अग्निकुंड मिलेगा, चूड़ी बनाने का कारखाना जो चन्हुदड़ो में भी है, युग्म समाधि, जुता हुआ खेत और अलंकृत ईंटें देखने के लिए मिलेंगी। सुरकोटदा जो कि गुजरात में आता है, यहां से आपको घोड़े के अवशेष मिलेंगे। लोथल ये भी गुजरात में आता है, बंदरगाह मिलेगा, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर, धान और घोड़े के साक्ष्य, अग्निकुंड, युग्म समाधि और मनके बनाने का कारखाना। और दोस्तों धौलावीरा जो कि गुजरात में आता है, वहां आपको बांध और जलाशय स्टेडियम देखने के लिए मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आप प्लीज जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाइए दोस्तों अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी और व्यापम के लिए मैं लाइव पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, प्लीज आप मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करें, SG लाइव। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे SG लाइव, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई भी स्पेशल क्लास आप देखते हैं तो प्लीज आप मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए ताकि उस स्पेशल क्लास में आप जा सकें। थैंक यू। आई विश आप लोगों की हेल्प इस लेक्चर से हो रही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लेक्चर को इस प्रकार से बनाया जाए कि प्रारंभिक परीक्षा तो कवर हो ही हो, साथ ही साथ आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी होती जाए। आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है, तो जब मुख्य परीक्षा की क्लास जो कि मैं पेड ग्रुप में लेता हूं, वहां पर भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन आपको मिले और आप आंसर लिख पाएं। अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरी बातें कर ली थी। अब हमें बात करना है वैदिक सभ्यता के बारे में। अब हमें डिस्कस करना है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये हमारा चौथा चैप्टर होगा, ये अध्याय 4 होगा, जिसमें हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, जिसमें हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो वैदिक सभ्यता है, ये इस सभ्यता का विकास 1500 BC से लेकर के 600 BC के आसपास रहा है और इस सभ्यता का विकास सिंधु और गंगा नदी के आसपास वाले इलाके में हुआ। इंडस और गंगा रिवर के बेसिन में इसका विकास किया गया। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी, क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो हमको वेदों से मिलती है। और चूंकि इस सभ्यता की जानकारी हमको वेदों से मिलती है, यही कारण है कि इसे हम वैदिक सभ्यता का नाम देते हैं। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो वेद हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो अगर वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इस सभ्यता की जो भाषा होगी वो भी क्या होगी? संस्कृत होगी। तो हमें इसकी तिथि पता चल गई, हमें यह पता पड़ गया कि यह सिंधु और गंगा वाले इलाके में थी, हमें यह भी पता चल गया कि इसकी जानकारी हमको वेदों से मिलती है। अब अगला बड़ा सवाल यह आता है कि आखिरकार इस सभ्यता का विकास किसके द्वारा किया गया, इस सभ्यता का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों मैक्स मूलर नाम के एक व्यक्ति हैं, मैक्स मूलर नाम के एक इतिहासकार हैं। मैक्स मूलर साहब का कहना है कि देखिए, ये एक इलाका है सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का इलाका, जहां आपको काला सागर और इस वाले इलाके में आपको कैस्पियन सागर देखने के लिए मिलेगा। यहां से कुछ लोग आए और उन्होंने सबसे पहले सिंध और पंजाब वाले इलाके में एक सभ्यता का विकास किया और इसी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। और इन लोगों को कहा गया कि ये सभी आर्य जाति के लोग थे। तो आप कह सकते हैं कि इस सभ्यता का विकास सेंट्रल एशिया से आए हुए, मध्य एशिया से आए हुए आर्य लोगों के द्वारा किया गया। ये एक बात आपको यहां पर याद रखनी है। पांचवा पॉइंट दोस्तों आप यहां ये याद रखेंगे कि यह जो सभ्यता है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इट वॉज अ रूरल सोसाइटी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन थी। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, पर जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहां तक आई थिंक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों जब हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो इसे अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। तो यहां पर हम जानते हैं कि ये 1500 BC से 600 BC तक का जो टाइम है वो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम है, वो वैदिक सभ्यता का टाइम है। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का टाइम पीरियड है और दूसरा जो भाग है दोस्तों वो 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का टाइम पीरियड है। ये जो 1500 से 1000 BC तक का समय काल है, इसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज या ऋग्वैदिक
काल कहा जाता है। और इस समय जो आर्यों का निवास स्थान था वो सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके में था, वो इंडस रिवर के पास वाले इलाके में था। लेकिन जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो अब इस काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल, इसे कहा जाएगा लेटर वैदिक पीरियड दोस्तों। और इस इलाके में जो आर्य हैं वो गंगा नदी के आसपास वाले इलाकों में आपको दिखाई देंगे, गंगा रिवर के पास वाले इलाकों में आर्य आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक एज की, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, लेटर वैदिक एज को इसके के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो यहां पर दी गई हैं, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, कि आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता, इसके मूल निवासी जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। सबसे पहले ये पंजाब और अफगानिस्तान वाले इलाके में आए। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और यहां की भाषा संस्कृत थी। यहां की लैंग्वेज क्या थी दोस्तों? संस्कृत थी। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक एज के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऋग्वैदिक पीरियड को। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी सामाजिक विशेषताएं, सोशल फीचर, रिलीजियस फीचर, इकोनॉमिक फीचर और पॉलिटिकल फीचर समझे थे, उसी प्रकार से हमें ऋग्वैदिक काल को समझना है, उसी प्रकार से हमें ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में बात करनी है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ऋग्वेद में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था चलती थी, ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम था। अब पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में प्रशासन की इकाइयां कितनी थी, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितनी थी। जैसे आज के भारत में हमको केंद्र सरकार देखने के लिए मिलती है, फिर राज्य सरकार, और उसके नीचे हमको स्थानीय सरकार देखने के लिए मिलती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नेंस हमको देखने के लिए मिलता है। तो उसी प्रकार जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है दोस्तों, जो ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था है वो 5 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में? 5 भागों में बटी हुई थी। देखिए, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको कुल कहा जाता था दोस्तों। बहुत सारे कुल जब आपस में मिल जाते थे, कुल का मतलब होता है परिवार, इसका मतलब होता है फैमिली। जब बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे कुल को आप आपस में मिला देते थे, तो इससे ग्राम का निर्माण होता था। और जब बहुत सारे ग्रामों को आप आपस में मिला देते थे दोस्तों, तो इसके कारण विष का निर्माण होता था। और जब बहुत सारे विष को आप एक साथ मिला देते थे, तो इससे जन का निर्माण होता था, और बहुत सारे जनों के मिलने के कारण राष्ट्र का निर्माण होता था। तो पहला प्रश्न यहां से निकलेगा कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऋग्वैदिक पीरियड। आंसर कीजिएगा कुल। सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र आपको देखने के लिए मिलेगी, नेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, जो कुल है, तो कुल का जो मुखिया होता था, इसका जो मुखिया होता था, उसे कहा जाता था कुलपति। उसे क्या कहा जाता था? कुलपति कहा जाता था। जो ग्राम है, इसके मुखिया को कहा जाता था ग्रामीणी, ठीक है। विष के मुखिया को कहा जाता था विषपति, विषपति कहा जाता था इसे, ओके। जन के मुखिया को राजा कहा जाता था या राजन कहा जाता था, जबकि राष्ट्र के मुखिया को राजा नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो अगर यह पूछ भी लिया जाए कि कुल के मुखिया को क्या कहते थे, कुल का लीडर कौन था, तो कुलपति था, ग्राम में ग्रामीणी था, विष में विषपति था, जन में राजन था, और राष्ट्र में आपको राजा देखने के लिए मिलता है। तो यह चीज यहां भी आप देख सकते हैं, कुल कुलपति, ग्राम ग्रामीणी, विष विषपति, जन राजन, और राष्ट्र जो है वहां पर आपको राजा देखने के लिए मिलेगा। अब एक कॉमन सेंस आप लगाइए कि अगर एक राज्य है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अगर एक स्टेट है वो इतने सारे भागों में बटा हुआ है, इतनी सारी इकाइयों में वो बटा हुआ है, तो उसको चलाने के लिए अधिकारी और संस्थाओं की आवश्यकता भी होगी, उसको गवर्न करने के लिए ऑफिसर और इंस्टीट्यूशन की जरूरत भी होगी। तो यहां पर दोस्तों हमें बहुत सारे अधिकारी देखने के लिए मिलते हैं, हमें बहुत सारे ऑफिसर देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन अधिकारियों के बारे में। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के ऑफिसर्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो धार्मिक अधिकारी है, तो धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। यह शब्द आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। ऋग्वेद काल में 2 प्रकार के पुरोहित होते थे, एक रूढ़िवादी पुरोहित और दूसरे होते थे उदारवादी पुरोहित, कंजर्वेटिव पुरोहित और मॉडरेट पुरोहित या लिबरल पुरोहित आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे वो एक रूढ़िवादी पुरोहित थे, जबकि विश्वामित्र एक उदारवादी पुरोहित थे। ये विश्वामित्र वही हैं
हैं जिन्होंने ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की है, जिसका उपयोग 2 कामों के लिए किया जाता था। यह सावित्री देवता सूर्य के लिए समर्पित है, और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो कि आर्य नहीं है उसको आर्य बनाने के लिए भी गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को यहां पर हम समझते हैं। ठीक, तो पहला, धार्मिक अधिकारी को पुरोहित कहा जा रहा है। धार्मिक अधिकारी के अलावा यहां आपको गुप्तचर भी देखने के लिए मिलते हैं, यहां आपको स्पाई भी देखने के लिए मिलते हैं, और गुप्तचर के लिए दोस्तों स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, गुप्तचर के बाद दुर्गपति आपको देखने के लिए मिलते हैं, और दुर्गपति के लिए पुरप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्गपति का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कि पहरेदारी करता है, जो किले की सुरक्षा करता है, जो फोर्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसे दुर्गपति कहा जाता है, और दुर्गपति को पुरप नाम का शब्द दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकारी यहां पर होता था वो होता था चारागाह अधिकारी, वो होता था पॉस्चर लैंड का ऑफिसर, और इसके लिए कहा जाता था वाजपति। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सबसे ज्यादा प्रमुख अधिकारी क्यों है? तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, जो ऋग्वैदिक पीरियड है, तो ऋग्वैदिक पीरियड का जो मुख्य व्यवसाय है, जो इसका मुख्य व्यवसाय है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इनका जो मेजर ऑक्यूपेशन था वो था एनिमल हस्बेंड्री, और अगर पशुपालन आप करेंगे तो उसका सीधा का सीधा संबंध चारा से होता है, उसका सीधा संबंध पॉस्चर लैंड से होता है। यही कारण है कि जो वाजपति है वो एक महत्वपूर्ण अधिकारी बन जाता है, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो चारागाह वाले अधिकारी को वाजपति कहा जा रहा है दोस्त। पुलिस अधिकारी को उग्र कहा जा रहा है, और सूत, रत्कार, कमादी और ऐसे 12 लोगों के समूह को रत्नी कहा जा रहा है। रत्नी के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो रत्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये 12 व्यवसायों के लिए किया गया है। 12 प्रकार के अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये 12 लोगों का समूह है, और 12 के 12 लोग अलग अलग व्यापार कर रहे हैं। कोई यहां पर कुम्हार है, कोई रत्कार है, कोई सुनार है। तो इन 12 लोगों के समूह को रत्नी कहा जा रहा है, जिसमें ये सभी अधिकारी शामिल होते हैं। तो ये दोस्तों प्रमुख अधिकारी हैं जिनका संबंध ऋग्वेद से है। एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो वो पुरोहित और सैनिक था। पुरोहित और सोल्जर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और इस पूरी की पूरी लिस्ट में आपको एक भी न्यायिक अधिकारी नहीं दिखेगा, एक भी जुडिशियल ऑफिसर आपको नहीं दिखेगा। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद में न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, जुडिशियल ऑफिसर को मेंशन नहीं किया गया है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? तो प्लीज याद रखना, धार्मिक अधिकारी पुरोहित, गुप्तचर स्पष्ट, दुर्गपति पुरप, चारागाह वाजपति, पुलिस उग्र, और सूत, रत्कार और कमादी के बारे में इनको रत्नी कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए अधिकारी, ये तो हो गए सर ऑफिसर। अब अधिकारी के बाद हमें बात करनी है संस्था की। ठीक है, किसकी बात करनी है? संस्था। तो दोस्तों यहां पर 2 संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। एक संस्था का नाम है सभा, और दूसरी संस्था का नाम है समिति। एक का नाम क्या है? सभा, और दूसरी का नाम क्या है? समिति, जिनको प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है, डॉटर्स ऑफ प्रजापति भी कहा गया है। दोस्तों ये जो दोनों संस्था हैं, इनका एक ही काम था, ये राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। क्या करती थी? ये राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी, ये किंग को एडवाइस देने वाले इंस्टीट्यूशन थे। इनका काम यही था कि ये राजा को सलाह देंगी, ये किंग को एडवाइस दिया करती थी। तो सर दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों ही राजा को सलाह दे रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों ये जो सभा है ये श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, ठीक है, और समिति जो है ये सामान्य लोगों की संस्था थी। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एमिनेंट पीपल ही आया करते थे जो बहुत ही फेमस हैं, और इसमें आपका कोई भी जनरल या लेमैन जो है दोस्तों, वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। सभा एक प्रकार से राज्यसभा थी, क्योंकि राज्यसभा को भी श्रेष्ठ लोगों की सभा कहा जाता है। तो यहां पर बुद्धिजीवी और बड़े अनुभव वाले लोगों को सभा में बुलाया जाता था, और समिति में सभी सामान्य लोग होते थे। सभी जनरल लोग आपको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएंगे। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है? अब इन दोनों में एक और बात याद रखना कि सभा और समिति, इन दोनों में ही स्त्रियां भाग ले सकती थी। इन दोनों में ही जो विमेन है वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। महिला सभा और समिति दोनों का हिस्सा होती थी। इससे हमें यह पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। कंडीशन ऑफ विमेन ऋग्वैदिक एज में बहुत बेहतर थी, ठीक है? समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे ईशान नाम का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है, राजा को सलाह देने वाली संस्था है, सभा श्रेष्ठ लोगों की
संस्था है, जो समिति है वो सामान्य लोगों की संस्था है और इसका अध्यक्ष ईशान है और स्त्रियां सभा और समिति दोनों में ही दोस्तों भाग ले सकती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये सारी बातें तो हो गई। अब अगर इतने सारे राज्य हैं तो वहां पर लड़ाइयां भी संभव है। तो अब हम थोड़ी सी युद्ध की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम वॉर के बारे में जरा दोस्तों यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो यहां पर आपको याद रखना है कि युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो गविष्ठी का मतलब क्या होता था? युद्ध होता था। और जो गविष्ठी है इसका मतलब होता था गायों की खोज, सर्च फॉर काउ। तो आप एक प्रकार से यह कह सकते हैं दोस्तों कि गायों के लिए युद्ध किया जा रहा है, काऊ के लिए वॉर किया जा रहा है। तो हमें यह समझना होगा कि आखिर पशुओं के लिए युद्ध क्यों किया जा रहा है, एनिमल्स के लिए यहां पर युद्ध क्यों किया जा रहा है। एक छोटी सी बात यहां पर समझिएगा, एक छोटी सी कहानी और कंसेप्ट आप समझिएगा। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि आर्य कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से भारत वाले इलाके में आर्य आए थे। इंडिया वाले इलाके में आपको आर्य देखने के लिए मिलेंगे। अब सेंट्रल एशिया में ये जिस जगह से आए थे वहां पर कृषि का विकास नहीं हुआ था, वहां पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर बड़ी मात्रा में घास पाई जाती थी, बड़ी मात्रा में यहां पर चारागाह या पॉस्चर एरिया पाया जाता था। तो इसी कारण से दोस्तों यहां पर पशुपालन का बहुत विकास हुआ, यहां पर एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। और चूंकि यहां पर एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट हुआ, यहां पर पशुपालन का बहुत ज्यादा विकास हुआ, तो यहां से जितने भी लोग भारत आए तो उन्होंने यहां पर कृषि करना शुरू नहीं किया। उनका जो प्रारंभिक व्यवसाय था, उनका जो इनिशियल ऑक्यूपेशन था वो पशुपालन था, वो दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री था। अब हुआ ये कि जब आर्य भारत आए तो ऐसा नहीं था कि 10-5 हजार लोग एक साथ भारत आ गए, नहीं। ये जो आर्य थे ये अलग अलग ब्रांचेस में भारत आए। पता पड़ा एक ब्रांच आई, फिर ये दूसरी ब्रांच आई, फिर ये तीसरी ब्रांच आई, ये चौथी ब्रांच आई। और यहां पर इन्होंने क्या किया, तो ये अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, इन्होंने अलग अलग ग्रुप बना लिए, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। और इन्हीं ग्रुपों को हम क्या कह रहे हैं? इन्हीं ग्रुपों को कहा जाता था कबीला, इन्हीं समूहों को कहा जाता था कबीला। और ये आपस में युद्ध करते थे। अब देखो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो इनका मेन ऑक्यूपेशन है पशुपालन। तो युद्ध भी किसके लिए करेंगे? पशु के लिए। और सबसे पवित्र पशु कौन सा था, सबसे पायस एनिमल कौन सा था? तो आप कहोगे सर कि सबसे पवित्र पशु था गाय, तो गाय के लिए युद्ध किया जाता था और इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है गविष्ठी, और गविष्ठी का मतलब होता है गायों की खोज। तो कबीलों के बीच में आपस में आपको युद्ध देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों ऐसा ही एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जिसको कहा जाता है 10 राग युद्ध या बैटल ऑफ द 10 किंग। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है। उसमें कहा गया है साहब कि देखिए एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम है रावी, जो आज भी है, जिसको परुष्णी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परुष्णी के नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के बीच में, अब राजा की जगह आप कबीला भी कह सकते हैं, आप जन भी कह सकते हैं, कि 10 कबीलों के बीच में, 10 जनों के बीच में या 10 राजाओं के बीच में परुष्णी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है और इसे 10 राग युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस युद्ध में एक तरफ था भरत कबीला, और भरत कबीले से आपको याद रखना है यहां पर सुदास ये युद्ध लड़ रहे थे, राजा सुदास, और दूसरी ओर बचे हुए 9 अलग अलग कबीले थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में सुदास या भरत कबीले की जीत हो जाती है और इसका वर्णन आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने के लिए मिलेगा। परुष्णी रावी नदी का ही नाम है, सुदास और 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ और इसमें सुदास की दोस्तों जीत होती है और इसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलती है। 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद से हमको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये राजनीतिक जानकारी हो गई, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम सामाजिक जानकारी की ओर आगे बढ़ेंगे, अब हम सोशल इंफॉर्मेशन की ओर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं सामाजिक जानकारी या सोशल इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, बस शुरू करते हैं। चलिए
तो अब हम थोड़ा सा सामाजिक जानकारी के बारे में बात करते हैं, सोशल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समाज की जो पहली विशेषता थी कि समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, पूरी की पूरी सोसाइटी में वर्ण सिस्टम का प्रचलन था। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसकी जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, उससे हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और 4 वर्ण यहां पर थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था हमको देखने के लिए मिलती है, उसका आधार कर्म था, उसका आधार व्यवसाय था। और यही चीज जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे होंगे, जब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे होंगे, तो यही चीज आपको देखने मिलेगी कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी, यह कर्म आधारित नहीं रहेगी। तो पहली समाज की विशेषता क्या है कि समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, वर्ण सिस्टम लगातार सोसाइटी में आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन वैदिक सभ्यता को जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज था, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब यही होता है कि शक्ति लेने की या निर्णय लेने की जो शक्ति है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है दोस्तों, वो पुरुषों के हाथ में आ गई थी और पुरुष ही अब सारे निर्णय यहां पर लेने लगे थे। तो ये पितृसत्तात्मक समाज था और यहां से भारत का लगभग हर एक समाज आपको पितृसत्तात्मक ही दिखेगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी ही आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने का यह मतलब नहीं है कि ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति खराब है, नहीं। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति फिर भी बेहतर थी, विमेन की कंडीशन आपको बेटर देखने के लिए मिलती है। और याद रखना, अगर किसी भी समाज में आपको महिलाओं की स्थिति देखनी है तो वहां के रीति रिवाजों को देखिए कि वहां किस प्रकार के रिचुअल चल रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात होती है शिक्षा के अधिकार को देखिए, राइट टू एजुकेशन को देखिए। अगर कोई समाज महिलाओं को पढ़ने की अनुमति दे रहा है, उनको नौकरी करने की अनुमति दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर महिलाओं की स्थिति कंपैरेटिवली बेटर है, अपेक्षाकृत आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन समाज जो कि एक पितृसत्तात्मक समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, उसके बाद भी महिलाओं को यहां पर शिक्षा दी गई, शिक्षा का अधिकार था, उनको राइट टू एजुकेशन दिया गया था। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको बहुत सारी महिलाएं देखने के लिए मिलती हैं जो उच्च स्तर पर शिक्षित थी, जिसमें लोपामुद्रा का नाम आता है, घोषा का नाम आता है, सिकता, अपाला और विश्वास। ये वो महिलाएं हैं जो विदुषी थी और बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी। तो ये बताता है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। वहीं हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि महिलाओं को सभा और समिति दोनों जगह पर जगह दी गई थी, दोनों ही जगह पर वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। अब हम प्रथाओं की बात करते हैं। तो देखिए, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, इन दोनों का ही प्रचलन नहीं था। ना तो दोस्तों चाइल्ड मैरिज वहां पर परफॉर्म की जा रही थी और ना ही वहां पर पर्दा सिस्टम को प्रैक्टिस किया जा रहा था। यह भी बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात, एक प्रकार से विधवा पुनर्विवाह की अनुमति भी थी कि जो विधवा स्त्री है वह अपने देवर के साथ शादी कर सकती है। तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से विधवाओं की कंडीशन भी बेहतर है और उनके पास अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। और जितनी भी महिलाएं हैं वो पति के साथ यज्ञ में बराबर की भागीदारी करती थी। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जो जीवन भर अविवाहित रहती थीं और इन्हें अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। तो अगर इसे बहुत ध्यान से आप देखें तो ना सिर्फ यहां से आपका प्रीलिम्स का कंटेंट कवर हो रहा है, बल्कि मुख्य परीक्षा का भी कंटेंट कवर हो रहा है। अब सोचिए कि अगर 5 नंबर में यहां आपसे एक सवाल पूछा जाए, सवाल कुछ ऐसा आए कि भैया ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ विमेन ऑफ ऋग्वैदिक एज, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं कि भैया वो पितृसत्तात्मक समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, बाल विवाह प्रचलित नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, पति के साथ यज्ञ करने का अधिकार था, विधवा स्त्री देवर के साथ विवाह कर सकती थी, स्त्रियों को अविवाहित रहने का अधिकार भी था। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं अविवाहित रहने का अधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार है दोस्तों। हमारे समाज में आज भी हमें यह देखने के लिए मिलता है कि अगर एक लड़का चाहे तो शायद वो अविवाहित आसानी से रह सकता है, उसको समाज में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक लड़की है तो उसकी शादी बिना उससे कई बार पूछे, डिस्कस किए, सारी चीजें डिस्कस कर दी जाती हैं और उसे सीधा शादी में बिठा दिया जाता है। तो अभी भी लड़का और लड़की का ये अंतर आपको हमारे समाज में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए जो अविवाहित रहने का अधिकार है वो एक बड़ा अधिकार है और अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था।
हमारे समाज से कंपेयर किया करें आप चीजों को कि कैसे पितृसत्तात्मक है। ये भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे समाज में एक लड़का किसी भी प्रकार से लव मैरिज करता है जो सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है, सो कॉल्ड अगेंस्ट है, तो उसके लिए उतना एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर एक लड़की ऐसा स्टेप लेती है तो उसको बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया जाता है। तो यहां आपको देखने मिलता है डिफरेंस, यहां आपको अंतर समझ में आता है कि कितने अलग अलग स्टैंडर्ड हमने यहां पर सेट किए हैं, अलग अलग पैमाने हमने सेट किए हैं। लड़कों से अक्सर पूछा जाता है पर लड़कियों से कभी नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम केसेस में नहीं पूछा जाता कि आप कहां शादी करना चाहते हैं, जस्ट उनकी शादी को डिसाइड कर दिया जाता है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड, और ये डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ये आपको ऋग्वैदिक काल में देखने के लिए नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं। तो ये समाज के बारे में बातें होगी, सोसाइटी के बारे में बात होगी दोस्तों। अब हम जरा धर्म के बारे में बात कर लेते हैं, रिलीजन के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एक बात तो तय है, ये जो पूरा का पूरा वैदिक काल है, ना सिर्फ ऋग्वैदिक काल बल्कि पूरा का पूरा जो वैदिक काल है वह एक धार्मिक समाज था। इट वॉज द रिलीजियस सोसाइटी, बहुत ज्यादा धार्मिक और रिलीजियस सोसाइटी थी। यहां के लोग धर्म को बहुत मानते थे। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरी की पूरी जानकारी हमको वेदों से मिलती है और वेदों का केंद्रीय विषय धर्म है, वेद का सेंट्रल सब्जेक्ट ही दोस्तों रिलीजन है। यह पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं धर्म के बारे में कौन कौन सी जानकारी देखने के लिए मिलती है। तो देखिए सबसे पहली बात है, प्रकृति की पूजा यहां पर की जाती थी। नेचर को यहां पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। प्रकृति की पूजा में सबसे पहला एग्जाम्पल है कि यहां पर वृक्ष की पूजा की जाती थी, ट्री की पूजा की जाती थी। वृक्ष के अलावा पशुओं की पूजा की जाती थी, और जो सबसे ज्यादा पवित्र पशु है, जो सबसे ज्यादा पायस आपको एनिमल देखने के लिए मिलेगा वो था दोस्तों गाय। और गाय को अधन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अधन्या कहा जाता था। मतलब एक ऐसा पशु जिसका आप वध नहीं कर सकते, जिसको आप मार नहीं सकते दोस्त, ठीक है। और तीसरा, यहां पर सूर्य की उपासना भी की जाती थी, और सूर्य की उपासना के लिए विश्वामित्र नाम के एक महान गुरु थे। विश्वामित्र जी ने एक मंत्र बनाया था जिसे दोस्तों हम गायत्री मंत्र कहते हैं। अब एक पॉइंट यहां आपको याद रखना है, ये जो गायत्री मंत्र है ये दो पर्पस पूरे करता था। एक तो यह सूर्य के लिए समर्पित था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहां याद रखना है कि ऐसे लोग जो कि अनार्य थे, अनार्य का मतलब यह होता है कि जो आर्य नहीं थे, इनको आर्य बनाने में, इनको आर्य में कन्वर्ट करने के लिए भी गायत्री मंत्र का उपयोग किया जाता था। तो सर ये क्या कहानी है, जरा बताइए, समझिए इस बात को। देखिए दोस्तों, जो आर्य हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से ये लोग भारत आए थे। लेकिन आप मुझे सोच करके ये बताओ कि जब ये लोग भारत आए होंगे तो क्या भारत में कोई और नहीं होगा, इंडिया में कोई और नहीं होगा? यहां पर भी कुछ लोग रह रहे होंगे, यहां पर भी कुछ छोटे छोटे जातियां रह रही होंगी, निवास कर रहे होंगे, समुदाय रह रहे होंगे। लेकिन ये आर्य नहीं थे जो भारत में रह रहे थे। लेकिन बाद में आर्य जाति ने भारत पर कब्जा कर लिया, तो भारत के जो मूल निवासी थे, जो यहां पर रहने वाले मूल लोग थे, उनको आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ठीक। तो एक तो हमें क्या पता पड़ा कि ये प्रकृति की पूजा किया करते थे। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो यहां पर आपको याद रखना है, ये देवताओं को भी बहुत ज्यादा मानते थे, और अलग अलग देवताओं का उल्लेख किया गया है। अलग अलग गॉड के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध देवता है या सबसे ज्यादा जो प्रिय देवता है, उनका नाम है इंद्र। इंद्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। तीन बातें याद रखना। पहला, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है? दोस्त मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऋग्वेद की 250 ऋचाएं, 250 जो ऋचा हैं वो इंद्र के लिए समर्पित की गई हैं, और इंद्र को माना गया है कि ये वर्षा के देवता हैं, रेनफॉल के भी गॉड हैं, और दूसरा ये युद्ध के देवता हैं, ही इज द गॉड ऑफ वॉर। इंद्र के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं दोस्तों वो है अग्नि। वो कौन है? अग्नि है। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में 200 ऋचाएं समर्पित की गई हैं। 200 ऋचा आपको देखने के लिए मिलेगी। और अग्नि के बारे में कहा जाता है कि ये मध्यस्थता का काम करते हैं, ये मीडिएटर का काम करते हैं। किसके बीच में? इंसान और भगवान के बीच में जो अग्नि है वो मध्यस्थता का काम करते हैं, वो मीडिएटर का काम करते हैं। तो इंद्र, अग्नि ये महत्वपूर्ण देवता है। इसके अलावा सोम की बात होगी जो कि वनस्पति के देवता हैं, वरुण की बात होगी समुद्र के देवता के रूप में, विष्णु की बात होगी सृष्टि के पालनहर्ता के रूप में, और भी कई प्रकार के देवता आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऋग्वैदिक समाज में देवताओं का बहुत ज्यादा महत्व आपको स्पष्ट तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। इंद्र, अग्नि, गाय, इन सब का बहुत ज्यादा महत्व ऋग्वैदिक कालीन समाज में था। आइए देखते हैं। तो सबसे प्रिय देवता इंद्र है। इंद्र
और अग्नि मनुष्य और देवता के मध्यस्थ का काम करते हैं। तीसरी बात, ये अग्नि देवता है दोस्तों। सबसे पवित्र पशु गाय को माना गया है और गाय के लिए ना मारे जाने योग्य पशु अधन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ये मैं पॉइंट आपको नहीं बता पाया था, तो याद रखिएगा, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नाम के देवता को समर्पित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है और विश्वामित्र जी ने लोगों को आर्य बनाने के लिए इसकी रचना की थी। अब ये एक लिस्ट है जो आपको लुसेंट की किताब में दी गई है। एक पूरी की पूरी लिस्ट आपको दी गई है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में। तो याद रखना, बस मैं इसको रीड कर रहा हूं, आप घर पर जाकर के इसे पढ़ लीजिएगा। इंद्र जो है वो युद्ध का नेता है और वर्षा के देवता है। अग्नि जो है वो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। वरुण जो है वो पृथ्वी सूर्य के निर्माता है, समुद्र के देवता है। घौ जो है वो आकाश के देवता है, सबसे प्राचीन। सोम जो है वो वनस्पति के देवता है। उषा जो है वो प्रगति और उत्थान के देवता है। अश्विन जो है वो विपत्तियों को हरने वाले देवता है। पूषण पशुओं के देवता है। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता है। मरुत आंधी तूफान के देवता को कहा गया है। तो ये बस एक बार पढ़ लेना है। ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो वरुण, इंद्र और अग्नि से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे या सोम से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको पूरा इसको रटने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में कि आखिर वैदिक समाज के लोग, खास तौर पर ऋग्वैदिक समाज के लोग किस प्रकार से अपने जीवन का यापन किया करते थे दोस्तों। तो देखिए, काफी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहली चीज क्या होती है, जीवन शैली में सबसे पहला पार्ट होता है मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है कि भैया जो खाली समय आपको मिल रहा है, जो फ्री टाइम मिल रहा है, उसको किस प्रकार से आप गुजार रहे हैं। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक हमारे खाली समय गुजारने के तरीके में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे और पिछले 10 सालों में तो बहुत बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो याद रखना, यहाँ के जो लोग हैं ये संगीत के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे, म्यूजिक के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे, नृत्य के द्वारा, डांस के द्वारा मनोरंजन करते थे। तीसरा, यहां पर रेस बहुत ज्यादा होती थी, यहां पर दौड़ बहुत ज्यादा होती थी और दो प्रकार की दौड़ें होती थी। एक तो आपको घोड़े की दौड़ देखने के लिए मिल जाएगी, हॉर्स की रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी और रथ की रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, चैरियोटिक रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों यहीं पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आर्य हैं इनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र पशु कौन है? तो सबसे ज्यादा पवित्र पशु तो इनके लिए गाय है, इनके लिए काऊ है। लेकिन अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा है, तो याद रखना मेरे दोस्त, आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो है वो घोड़ा है। ठीक है, सबसे पवित्र पशु गाय है लेकिन सबसे प्रिय पशु इनको घोड़ा है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के वस्त्र भी पहनते थे। प्रिय पशु घोड़ा हो जाएगा दोस्तों। और इनका जो मुख्य पेय था ये सोमरस था, जो कि वनस्पति से बनता था। ये देखिए इस प्रकार की वनस्पति होती है, इस वनस्पति से एक रस निकाला जाता था, इसे सोमरस कहा जाता था और ये एक एनर्जी ड्रिंक थी, ये ऊर्जा बढ़ाने वाली एक ड्रिंक थी, खास तौर पर जो युद्ध के समय पी जाती थी। ओके, ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, बास, अधिवास, उष्णीय, और अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी नाम दोस्तों यहां पर दिया गया है। ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखें, अभी तक हमने परिचय पढ़ लिया, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। परिचय पढ़ने के बाद हमने इनकी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को देख लिया, हमने इनकी सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम को देख लिया और अब हम कुछ अन्य तथ्यों की ओर चल रहे हैं। अब हम कुछ अदर फैक्ट की बात कर रहे हैं। 2 मिनट का समय दीजिए, फिर हम अन्य तथ्यों की बात भी दोस्तों करेंगे।
चलिए यार, पता नहीं पर आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर हो गया था, सॉरी। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम अदर इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब हम अन्य जानकारी के बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बाकी सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली कि किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। अब कुछ अन्य तथ्यों की ओर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला तथ्य जो यहाँ पर है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, फिर कृषि। इसका मतलब समझना। देखिए दोस्तों, जो वैदिक एज है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऋग्वैदिक एज और दूसरा लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक कालीन समाज। ऋग्वैदिक जो समाज है यहाँ के लोग मुख्यतः पशुपालन करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, और जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग हैं वो खास तौर पर कृषि करना शुरू कर देंगे, एग्रीकल्चर परफॉर्म करना वो शुरू कर देंगे। तो पहले इनका व्यवसाय पशुपालन होगा, फिर आगे जाकर के दोस्तों कृषि आपको देखने के लिए मिलेगा। किस प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल इन्होंने किया है, तो देखिए लोहा और तांबा ये दो प्रमुख धातुएं थी। लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि जो लोहा है वो आर्यों के द्वारा ही खोजा गया था, तो लोहे के लिए श्याम अयस्क का इस्तेमाल किया गया है और तांबे के लिए लोहित अयस्क शब्द का इस्तेमाल दोस्तों यहां पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदान प्रदान का माध्यम क्या था, तो आदान प्रदान का माध्यम था वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। हालांकि जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंच जाएंगे तो वहां हमको निष्क और सतमान नाम की दो मुद्राएं देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में जो एक्सचेंज का मीडियम है, जो विनिमय का माध्यम है दोस्तों, वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो बार्टर सिस्टम था। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे व्यापारी जो कि दूर दूर तक जाते थे उन्हें पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उनके लिए पणी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जबकि ऐसे लोग जो कि ब्याज पर ऋण दिया करते थे या लोन देने का काम करते थे उन्हें वैकनॉट या सूदखोर कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर व्यापार हो रहा है तो प्रमुख व्यापार क्या है, तो प्रमुख व्यापार है पशुपालन, उसके बाद है कृषि। ओके, अगर दोस्तों व्यापार होगा तो उसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के साधन की जरूरत पड़ेगी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऋग वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो यहां आपको निष्क और सतमान नाम की दो मुद्राएं देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर व्यापार हो रहा है तो कुछ लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाएंगे, तो ऐसे लोगों को पणी कहा जा रहा है। और अगर आपको अपने व्यापार को ग्रो करना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जो उस समय लोन देता था उनको वैकनॉट कहा जाता था। तो एक प्रकार से एक लिंक आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, चीजों को एक प्रकार से आप जोड़ करके भी यहां पर दोस्तों देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में हम समझते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में, डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी नदियां पाई जाती थी ऋग्वैदिक काल में। तो देखिए पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती। लेकिन सबसे ज्यादा उल्लेख किसका किया गया है, सिंधु नदी का किया गया है। वहीं गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। तो अगर सीधा सीधा सवाल आएगा, ऋग्वैदिक कालीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है, लेकिन सबसे ज्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का किया गया है, इंडस रिवर का किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये कुछ नाम है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। कुब्र नदी जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है, कुभा जिसका आधुनिक नाम काबुल है, वितस्ता झेलम, अस्कनी चेनाब, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलज, विपासा व्यास, सदानीरा गंडक, बृहस्पति घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वाद। ओके, इसमें से भी याद क्या रखना है, वितस्ता झेलम को कहा जाता था, चेनाब को अस्कनी, रावी के लिए परुष्णी, सतलज के लिए शतुद्री, व्यास जो है उसके लिए विपासा और गंडक के लिए सदानीरा। ये बस आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में, डिस्कस करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो इसे मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर हम पीपीटी से चीजों को पढ़ लेंगे। देखिए अगर हम यहां पर एक टेबल बनाएं और यहां पर 3 चीजें हम यहां पर लिख दें, 3 पैरामीटर हम यहां पर बना लेते हैं। ओके, एक तरफ हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं आधार मतलब कि पैरामीटर, यहां पर हम लिख देते हैं ऋग्वेद और यहां पर लिख देते हैं लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। पहला आधार हम बनाते हैं दोस्तों देवता को, पहला आधार किसको बनाते हैं, देवता को बनाते हैं। तो याद रखें ऋग्वैदिक कालीन में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध देवता थे वो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रजापति। ठीक है, दूसरा आधार दोस्तों हम बनाएंगे वस्तु विनिमय।
किसे बनाएंगे, सॉरी, दूसरा आधार बनाएंगे विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि व्यापार किस माध्यम से किया जाता था। तो याद रखें दोस्तों, ऋग्वैदिक पीरियड में जो व्यापार किया जाता था वो वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, बार्टर सिस्टम के द्वारा किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार किया जाता था उसमें दोस्तों मुद्रा का प्रयोग किया गया है, और निष्क और सतमान नाम की आपको मुद्रा देखने के लिए मिलती है। फिर तीसरा यहां पर आपको याद रखना है, जो आधार होगा वो होगा मुख्य व्यापार, मेजर ट्रेड। तो ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यापार आपको पशुपालन देखने के लिए मिलेगा, जबकि उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय आपको कृषि के रूप में देखने के लिए मिलेगा। चौथा आधार हम बनाएंगे स्त्रियों की स्थिति। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो बेहतर अवस्था में थी, बेटर कंडीशन में थी, और यहां पर आपको दयनीय स्थिति देखने के लिए मिलेगी। पांचवा जो हमारा आधार होगा वो होगा वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम। तो ऋग्वेद कालीन में जो वर्ण व्यवस्था है वह कर्म के आधार पर थी, बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो व्यवस्था है दोस्तों ये जन्म के आधार पर हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा कुछ और अगर हम अन्य आधारों में देखें तो यहां आपको गोत्र जैसी कोई संस्था देखने के लिए नहीं मिलती, पर यहां पर दोस्तों आपको गोत्र व्यवस्था का विकास होते हुए दिखाई देगा। तो यही है, उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीजें आपको परिवर्तित रूप में दिखाई देंगी, ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, और जैसे ही पैसा आता है वैसे ही कर्मकांड बढ़ जाते हैं, राजसु यज्ञ वगैरह आपको देखने के लिए मिलने लगेंगे। तो आइए एक बार इसको पीपीटी में देख लेते हैं और चीजों को खत्म करते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में राज्य अभिषेक के लिए राजसु यज्ञ का प्रावधान हो जाएगा। इसमें वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो जाएगी, और हल के लिए सिरा शब्द का इस्तेमाल और हल रेखा के लिए सीता शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कौसाम्बी नगर में पहली बार पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाएगा। निष्क और सतमान नाम की मुद्रा की इकाइयां देखने के लिए मिलेंगी, और गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर का नाम था वैदिक काल, इस चैप्टर का नाम था वैदिक सिविलाइजेशन। अब कुछ और बातें यहां पर लिखी हुई हैं, ये मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं, समझने का इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। देखिए उपनिषद के बारे में एक टेबल दी गई है, तो उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है, और जो सत्यमेव जयते है जो कि भारत का ध्येय वाक्य है, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद में ही दोस्तों यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। तो यहां से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो उपनिषद होते थे वो कहीं ना कहीं वैदिक कर्मकांडों पर कटाक्ष कर रहे थे, और लगातार वो इन बातों को देख रहे थे कि वैदिक धर्म में प्रदूषण आ रहा है, वैदिक रिलीजन में पॉल्यूशन आ रहा है, और यह प्रदूषण कर्मकांडों के रूप में आ रहा है, अलग अलग रिचुअल के रूप में आ रहा है। तो मुंडक उपनिषद में एक तो सत्यमेव जयते की बात कही गई, और यज्ञ की तुलना दोस्तों टूटी हुई नाव से कर दी गई। दूसरी बात, भारत में महाकाव्य भी है, और दो महाकाव्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मोस्ट ब्यूटीफुली रिटन एवर। ठीक है, महाकाव्य आपको देखने के लिए मिलेगा विच इज महाभारत, और इसका पुराना नाम जय संहिता है। अगली बात, हमें कुछ दर्शन देखने के लिए मिलते हैं और उनके प्रवर्तक। देखिए दर्शन क्या होता है, फिलॉसफी होती है, एक प्रकार की सोच होती है। हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है, हर धर्म का अपना एक दर्शन होता है दोस्तों। दर्शन का मतलब यही है फिलॉसफी, दर्शन का मतलब है वे ऑफ लाइफ, किस प्रकार से आपको जीवन जीना चाहिए। तो भारत में 6 दर्शनों की खासतौर पर बात होती है, 7 दर्शनों की बात होती है। एक है चारवाक दर्शन, जिसके प्रवर्तक खुद चारवाक हैं। योग, जिसको पतंजलि ने प्रवर्तित किया है। सांख्य, कपिल मुनि। न्याय, गौतम मुनि। पूर्व मीमांसा, जैमिनीय। उत्तर मीमांसा, बादरायण। और वैशेषिक, कणाद या उलक के द्वारा इसकी विवेचना की गई है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। थैंक यू। बाकी चीजें हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट हो तो प्लीज आप बताइए।